ठीक, देखिए अधिगम चल रहा था ना, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आपका 4 पढ़ा दिए थे। पहला पढ़ाए थे आपका किसका, थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, तीसरा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, और चौथा बताए थे आपको सूझबूझ का सिद्धांत। सूझबूझ के सिद्धांत में आपके गेस्टाल्टवादी आते हैं। गेस्टाल्टवादी में 3 लोग मुख्य रूप से आते हैं, कोहलर, कोपका और वर्दीमैन। ये 4 हम लोग पढ़ लिए थे। अगला और सुपर टेट जी, हाँ गेस्टाल्टवादी में आते हैं लेकिन सूझ के सिद्धांत में नहीं आते हैं, ठीक है ना, कहने का ये मतलब था। अब बात करेंगे गैने का सिद्धांत। दोनों बार जो परीक्षा हुई है 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा, दोनों में गैने से सवाल पूछा था। देखिए सवाल बहुत आसान है, बस हम पूछेगा, टॉपिक भी बहुत आसान है, लेकिन क्रम आपको कठिन बना देता है। मतलब इसके कुल सोपान, सोपान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चरण। मतलब एक कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है वह चरणबद्ध तरीके से सीखता है। अधिगम माने क्या होता है, सीखना। रॉबर्ट गैने कहते हैं कि अधिगम के सिद्धांत में, गैने की पुस्तक का नाम है, लिख लीजिएगा, तो पुस्तक लिखिएगा, द कंडीशन ऑफ इसी को एग्जाम में ऐसे लिख के दिया था, इसकी हिंदी की तरफ नहीं जाएंगे कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग के अंग्रेजी हिंदी क्या होगी, पर्टिकुलर, ये नहीं देगा, सिर्फ ऐसे ही लिख के देगा। पूछेगा किसकी पुस्तक है, यह पुस्तक किसकी है, गैने की है, ठीक है ना। अब देखिए अधिगम सोपान के सिद्धांत का अंतर्गत में पदानुक्रमिक और श्रृंखलाबद्ध क्यों नाम रखा गया, इसलिए कि जब इनके अधिगम को सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे तो यह क्रम में है, ठीक है ना, और श्रृंखलाबद्ध तरीके से। श्रृंखलाबद्ध तरीके का मतलब, अगर मैं कहूं कि सभी बच्चे श्रृंखलाबद्ध तरीके से लाइन बाय लाइन आए चाहे खड़े हो जाएं, अर्थात सबको लाइन 1 बाय 1 स्टेप करना है ना। यहाँ पर भी जब हम पढ़ेंगे तो कुल 8 सोपान या 8 चरण में यह सिद्धांत क्या दिए हैं, किसने दिए हैं, गैने ने। इसी सिद्धांत के अंतर्गत 68,500 में सवाल आया था कि गैने ने कौन सा सिद्धांत ... दिया है, तो वहां पर आप तीनों में से कोई नाम मत लिखेंगे, इसलिए कि वहां पर भरने वाला था। अगर किसी को श्रृंखलाबद्ध अधिगम है तब भी सही होगा, पदानुक्रमिक होगा तब भी सही होगा, या अधिगम सोपान की करेंगे तब भी सही हो जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सवाल आया था अधिगम के और गैने के 8 सोपान में से सही क्रम है, और सही क्रम का अर्थात पूरा क्रम नहीं दिया था, टॉप का 3, ऊपर का उच्च स्तर का 3 ठो उठाया था और तीनों का क्रम 4 ऑप्शन बना दिया था, क्या करके, चेंज करके, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर भेजे हुए हैं, उस पेपर को जाके उठा के बाल मनोविज्ञान के सेक्शन का 10 क्वेश्चन नंबर है, उसको एक बार टच करिएगा, देखिएगा यह सवाल बखूबी क्या किया गया है, पूछा गया है। उम्मीद देते हैं कि गैने से अगर 2 साल टच किया है तो इस साल भी उम्मीद है कि एक आध सवाल क्या करेगा, टच करेगा। बात समझी ना, इसको पढ़ना नहीं है, फिर क्या कर जाना है, रट जाना है। बात समझी ना, अब समझेंगे। सोपान इसलिए कि चरण में दिया गया है। अगली कंडीशन पदानुक्रम का मतलब कि अनुक्रम का पालन करेगा, 1 के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसा नहीं कि पहले के बाद 6वां आप याद कर लीजिए, कहेंगे कि हमको 8 गो से मतलब ही ना है, नहीं, क्रम का पालन करेंगे। और श्रृंखलाबद्ध इसलिए कहा गया है कि जब क्रम का पालन करेंगे तो यह कैसा हो जाएगा, श्रृंखलाबद्ध होगा, ठीक है ना। पुस्तक का नाम क्या है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ऐसी पुस्तक उठा के देगा, और एक पुस्तक 100% श्योर है मनोविज्ञान में आएगा, और एक पुस्तक आपको जीके जीएस वाले सेक्शन से आएगा। बात समझिए ना, आपको आएगा ना उसमें ना, एक पुस्तक वहाँ से आएगा, और ठीक है, अगर वहाँ से नहीं आएगा तो करंट से एक पुस्तक आएगी ही आएगी। ऐसे पिछली बार पूछा था एना बंस किसकी पुस्तक है, ठीक है, अरुंधति राय का, नहीं, नरेंद्र मोदी पुस्तक पूछा गई थी, द एग्जाम बैरियर्स, हाँ वो ना, हाँ वही ना। इस तरीके से एक सवाल वहाँ से आएगा, और द कंडीशन ऑफ लर्निंग ये पूछा गया था।
तो आप लोग पुस्तक को भी मैंने एक नोट्स उसमें भेजे होंगे अलग से, या तो बंटवाया गया होगा, तो टेलीग्राम पे वो 2 या 3 पेज की नोट्स है, मनोविज्ञान प्रश्नोत्तरी करके होगा वो, उसमें जाएंगे तो आपको सब प्रकारवाद क्या दिए गए हैं, कौन वाद के कौन जनक हैं, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है और कौन सा सिद्धांत किसने दिया, एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वहाँ पे मिल जाएंगी। आपका काम है पढ़ना। चलिए मिटा दूँ इसको। अब 8 सोपान लिखना है। सोपान लिखने के लिए इन्होंने पिरामिड का इस्तेमाल किया है। किसका? ऐसे आप भी ऐसे ही बनाएंगे अपने कॉपी में, ठीक है ना, ऐसे बना लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, आप ऐसे बनाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, पहले लिख लीजिएगा फिर ड्रा करिएगा, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग राइट करते मतलब पढ़ते किधर से हैं, निम्न स्तर से। यह स्तर जो होगा वह क्या कहलाएगा, निम्न, और सबसे ऊपर वाला स्तर क्या हो जाएगा, उच्च स्तर कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ से पहला नहीं होगा, यहाँ से पहला होगा। सबसे पहला क्या है, संकेत अधिगम। पहला आपका है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, दूसरा है, तीसरा होगा आपका श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक साहचर्य अधिगम होगा, पांचवा विभेदया बहुभेदन अधिगम, छठवां होगा संप्रत्यय अधिगम, आठवां होगा सिद्धांतया। इसी को एग्जाम में जो पूछा गया था, सिद्धांत शब्द न लिख के क्या लिखा था, नियम अधिगम लिख के दिया था। और अंतिम है आपका समस्या समाधान अधिगम, ठीक है ना। यह आपका होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और अर्थात गैने ने अपने सिद्धांत को 8 सोपानों में क्या किया गया है, विभाजित किया है, बांटे हैं। सब लोग लिख लीजिए फटाक से। कौन सा वाला, हाँ ठीक है ना। जहिया से टॉफी लेके आ रहे तहिया से लड़का नहीं लेके आ रही हैं आप, कहाँ आज जाए तो अपन ये खाई माने कह रही हैं कि लड़का की मम्मी को दे दीजिए तब। अच्छा कौन चीज, हम क्या बताएं। पुष्पांजलि यादव इसमें कौन है, नहीं आई है, पूछ रहे हैं भाई है? हो गया।
देखिए, तो गैने ने अधिगम सोपानकी में जो कुल 8 दिए सबसे निम्न, मतलब कि यहाँ से कहेंगे सर तो अगर यह निम्न था तो ऊपर से क्यों नहीं लिखा गया? इस नीचे का अर्थ ही है निम्न, समझ रहे ना? इस पिरामिड में जैसे आपको पार्श्विकी तंत्र पढ़ाया गया होगा, तो उस पिरामिड में सबसे निम्न उपभोक्ता, उच्च मध्यम उपभोक्ता और उच्च उपभोक्ता बताया गया होगा ना। तो निम्न वाले को ऊपर रखते हैं कि नीचे रखते हैं ना, इसलिए कि यहाँ पर इस डायग्राम के आधार पर पहला ये नहीं है, सबसे निम्न वाला है। सवाल बनता है, अगर एग्जाम में थोड़ा सा टफ बनाना चाहेगा, पूछेगा गैने के कौन सा सोपान पावलाव के सिद्धांत से संबंध रखता है? अब बताइए कौन सा वाला? पहला, या संकेत। कैसे? जब पावलाव ने स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किए थे। अब अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? घंटी बजाना। और कुत्ते के लिए घंटी बजाना क्या होता है? यही काम हम लोगों के लिए मैं बताया था। क्लास में जब आप घंटी बजती है तो समझ लेते हैं कि अब इंटरवल की छुट्टी हो रही है, या पूरी क्लास छुट्टी हो रही है, या 7वीं 8वीं घंटी लग रही है, अर्थात उस घंटी किस रूप में कार्य कर रही है। अर्थात सवाल अगर बन जाए तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा कि यह किससे संबंधित है? पावलाव के सिद्धांत से संबंधित कथन सोपान कौन सा है? संकेत अधिगम है। यह बात हम बच्चे की परिप्रेक्ष्य में करेंगे। अगर एक बच्चा होता है, मैं बताया था भाषा कितने रूप में व्यक्त की जाती है? 3 रूप में, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। सबसे पहला बच्चा नहीं बोल पाता है तो किस रूप में प्रस्तुत करता है? सांकेतिक में, ठीक है ना। आप जब पाठ योजना बनाए होंगे तो पाठ योजना में सहायक सामग्री लिखते होंगे आप लोग, चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड तो रहता ही है जो भी, उसके साथ वो पॉइंटर लिखते होंगे आप लोग। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेतक। छड़ी होता है, छड़ी लेके जाना ही नहीं है, छड़ी तो लेके जाना ही नहीं है बच्चों को, पॉइंटर बोलते हैं। पॉइंटर मतलब संकेतक, एक नुकीला होता है, जिससे अगर आप यहाँ पर पर्चे बताएंगे तो बाकी बच्चों को इससे ढंग जाएगा, चीज नहीं दिखेगी। जब पॉइंटर लेके ऐसे करेंगे तो बच्चे को सिर्फ वही चीज फोकस करेगा और बाकी बच्चे बाकी मैटर को भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यह प्रभाव डालने के लिए कौन सा अधिगम उन्होंने बताया था? संकेत अधिगम बताया गया था। संकेत के बाद संकेत जब देंगे तो बच्चा उस वस्तु पर क्या करेगा? ध्यान केंद्रित करेगा, मतलब वह वस्तु उस बच्चे के लिए किसका काम करेगी? और देखकर वह लिखेगा या समझ जाएगा वो क्या करने लगा? उद्दीपक अनुक्रिया किसने दिया है? अर्थात गैने ने दूसरा जो स्तर दिए हैं वह किससे मतलब प्रेरित होकर दिए हैं? थांडाइक से दिए हुए हैं। बात समझ गई ना? मैं बताया था जब कोई प्रयोग होता है तो पिछले प्रयोगों से संबंध जरूर रखता है और कुछ नया होता है। अगर एकदम नया कर देंगे तो वह मौलिक हो जाएगा, और मौलिक अर्थात क्या होता है मनोविज्ञान में? वेरी गुड, सृजनात्मकता होता है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिए हैं SR बॉन्ड, बताया किसने है? थांडाइक ने। अर्थात थांडाइक के आधार से प्रेरित होकर बताया जब किसी उद्दीपक को हम संकेत देते हैं तो वह संकेत देकर उद्दीपक क्या करने लगता है? अनुक्रिया बार बार करता है, तो अंत ऐसा और एक तो वक्त ऐसा आता है कि अंत में उसे क्या प्राप्त हो जाती है? सफलता प्राप्त हो जाती है। सब समझेंगे। जो कार्य करता है वह कार्य किस रूप में होता है? श्रृंखलाबद्ध में होता है। यहाँ से सीटेट में सवाल देखिए क्या बना था। एक लड़की है जो 6 क्लास या 7 क्लास में पढ़ती है, देखती है और स्कूल से आती है और अपने सारे ड्रेस, जूते, मोजे इधर उधर क्या कर देती है? अस्त व्यस्त कर फेंक देती है, इधर अस्त व्यस्त कर देती है। उसकी माँ क्या करती है? उसे कहती है कि जूते को रैक में रखना चाहिए, खूंटी पर कपड़े को टांगना चाहिए, बैग को अलमारी में रखना चाहिए। यह किस गैने के किस सिद्धांत के अंतर्गत बता रही है? तो किस रूप में बता रही है? जहां से जो चीज हम, यही क्रम सिखाता है कि जहां से जो क्रम आपने इस्तेमाल किया वही क्रम करेंगे तो चीजें क्या रहेंगी? सुव्यवस्थित रहेंगी। सुव्यवस्थित रहेंगी तो आपका अधिगम क्या होगा? अच्छा होगा। यही बात उद्दीपक के बाद उन्होंने क्या बताया था? श्रृंखला अधिगम में बताया था। श्रृंखला अधिगम के बाद शाब्दिक साचर्य अधिगम। शाब्दिक साचर्य का अर्थ क्या होता है? उदाहरण। साचर में क्या होता है? अब मैं बता दूं, किताबी उदाहरण के अलावा और भी जीवन से संबंध जोड़ने वाला उदाहरण इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षण के सिद्धांत पढ़ाए हैं? क्या हुआ? शिक्षण सिद्धांत पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए। मतलब टेट में तो कभी पढ़े होंगे, कबो ना टेट में बोल हम ही से पढ़ ले, इतना झूठ। मैंने पढ़ाया है,
वो अलग बात है कि आप नहीं आए थे, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक। तो शिक्षण के सिद्धांत में एक होता है सब झूठ, एक काला झूठ होता है, वो सफेद झूठ होता है। कुछ लोग सफेद पहन के सफेद झूठ बोलते हैं, आपको हम नहीं बोले हैं, ठीक है। देखिए शाब्दिक से आचार्य अधिगम क्या कहलाता है, शब्द के साथ उदाहरणों पे क्या करना है, ध्यान केंद्रित करना। मतलब जब तक शब्द का चयन नहीं करेंगे उदाहरण में, तब तक बच्चों को हम सिखा नहीं पाएंगे। बच्चों से देखेंगे, मैं बताया था जब पढ़ाते समय शिक्षक की भूमिका होती है कि उदाहरण प्रस्तुत करते समय, कथन बताते समय कठिन शब्दों का शब्दार्थ लिखा करे। शब्दार्थ जानते हैं ना, शब्दार्थ ही तो आजकल नहीं लिखवाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, कॉन्वेंट विद्यालयों में मैं देख रहा हूं शब्दार्थ की चलन ही क्या हो गया, तब बच्चा जानते हो रट रहा है बस, शब्दार्थ याद करता, चाहे अंग्रेजी में चाहे हिंदी में। हम लोग पूरा लिखते थे, एक कॉपी तो शब्दार्थ की बनाते थे कि वट माने वृक्ष, ऐसे लिखते थे ना। इससे कई चीजें पता चलती थी, पर्यायवाची भी आपको याद होता था, विलोम भी होता था। अब वही बतिया यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आगे, तत्सम तद्भव सारी चीजें हो जाती थी। अब देखिए आजकल के बच्चे अंग्रेजी टू अंग्रेजी टोटल, तो अंग्रेजी में भी अंग्रेजी के शब्द को लिखवा नहीं रहे लोग, बस बोल रहे हैं, वही रट ले रहे हैं। अगर पूछ दीजिए ना तब नहीं, थोड़ा वही पूछ दीजिए तो बच्चा बता ही नहीं पाएगा। अर्थात यही है टोटली माइंड को कंसेप्चुअल न बना के रटने पर जो दिया, जो कि एनसीएफ इसको क्या करता है, खंडन करता है, ठीक। लेकिन चलिए आगे हम बात करेंगे शाब्दिक से आचार्य अधिगम के बाद विभेद या बहुभेदन। विभेद माने अंतर करना, मतलब दो चीज आप बता रहे हो, दोनों चीजें बच्चों को दिखाइए, प्रस्तुत करिए कि इसमें क्या है, अंतर है। जैसे इन केस आप ठोस द्रव पढ़ा रहे हैं और आपको बताना है ठोस द्रव में अंतर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे। जैसे इन केस कोई भी वस्तु आप ले लेते हैं, जैसे आप कह सकते हैं लकड़ी है, मान लीजिए एक तरीके से किस रूप में है, ठोस है, लेकिन इस लकड़ी को अगर हम रूपांतरित करना चाहे द्रव में तो होगा, इसलिए कि धातु का क्या होता है, कुछ चालक है, कुछ चालक होता है ना, और इसमें किसी प्रकार का प्रसार है कोई नहीं होता इसमें, कोई इसको नहीं। अगर लोहा कोई ले लीजिए, इनके लोहा का कोई गेंद ले लीजिए और उसे कहिए कि देखिए गेंद लोहा की है और यह क्या है, ठोस रूप में। ठोस क्या है, कड़ा है, दबरा नहीं। इसको एक ताप पर क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। और जब एक उसके जो इसका ताप है उसके अधिक ताप पे जब हम गर्म करेंगे तो यह लोहा में प्रसार होगा। अब प्रसार होगा तो धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा कि यह लोहा किस रूप में बदल जाएगा, द्रव के रूप में बदलेगा, और जिस शेप में चाहे उस शेप में हम पुनः क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। बात समझिए ना। ऐसे ही बच्चों को बर्फ और पानी की अवस्था से बताइए कि बर्फ को और पानी को एक सेंटीग्रेड पे, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम उसे ठंडा कर दें तो वह क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। बर्फ क्या होता है, ठोस होता है, बात समझिए। लेकिन अगर बर्फ को हम छोड़ दें वातावरण में नॉर्मल, कितने सेंटीग्रेड में होता है, पानी हो जाता है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ आसानी से क्या बदल जाता है, पानी। जैसे वर्तमान में सब में मोबाइल में है ना, चेक करिएगा 42-45 का डिग्री सेंटीग्रेड का आपको टेम्परेचर दिखा रहा होगा। यही जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बात समझ है ना। और देखिए क्या, ये बच्चों को जब हम बताएं तो बच्चों को हम किस रूप में बता दिए, विभेद करके, बहुभेद करके, अंतर करके, बांट के, तोड़ के बताना ही क्या कहलाता है, विभेदन कहलाता है, बहुभेदन कहलाता है। जब ऐसे बता देंगे ना तो बच्चे के दिमाग में उसका क्या जम जाएगा, कंसेप्ट बन जाएगा। अब कंसेप्ट को ही मनोविज्ञान में क्या बोलते हैं, संप्रत्यय कहा जाता है। अब कंसेप्चुअल जब पढ़ लेंगे आप, संप्रत्यय के साथ पढ़ लेंगे तो वह बात आपके दिमाग से भूलेगी, और जब कर लेंगे तो आप स्वयं क्या बनाने लगेंगे, बताइए। स्वयं आप उसके अनुसार क्या जनरेट कर देंगे, रूल, नियम बना देंगे, सिद्धांत बनाएंगे। और सिद्धांत नियम जब बन जाएगा तो जो समस्या थी उस समस्या का क्या निकल जाएगा, समस्या का समाधान कर लिए, अर्थात आपको लक्ष्य की क्या हो गई। यही बात अधिगम के सोपानकी में गयने ने कुल कितने सोपान बताए हैं, 8 सोपान बताए हैं। और 8 सोपान के क्रम से याद करिएगा, 69 या शिक्षक भर्ती परीक्षा में यही सवाल आया था, सॉरी ये वाला ऊपर वाला, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम, तीनों को क्रम से लिखा था और तीनों को ऑप्शन बदल दिया था। कुछ किया था, ऑप्शन बदल दिया था, 4 ऑप्शन बनाया। अब आपको कौन सा ट्रिक करेंगे आप, जिस वाले ऑप्शन में सबसे पहले क्या दिया हो, संप्रत्यय, उसके बाद क्या हो नियम, उसके बाद क्या दिया हो, बात समझिए ना।
3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो पहला ऑप्शन क्या रहेगा, 3 ऑप्शन में जो पहला होगा वो क्या रहेगा, संप्रत्यय। अगर ध्यान नहीं दिए आप, बात समझ गए ना, तो इसलिए कि अगले वाले को बदलेगा, कभी इसको सेकंड पे, कभी इसको थर्ड पे, कभी इसको सेकंड पे, इसको थर्ड पे करेगा। इस कंडीशन में ध्यान देंगे, एक बार दोहराएंगे खत्म हो जाएगा। कोई उनको पूछना है इसमें कोई समस्या? अर्थ से बहुत कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर एक काम कर जाना है, 8 सोपान को क्या कर जाना है, रट जाना, याद कर जाइए। 8 सोपान रट जाएंगे, 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। चलिए, पहला क्या है, संकेत अधिगम, पहला क्या लिखा है, दूसरा क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक साहचर्य अधिगम, पांचवा विभेद या बहुभेदन अधिगम, छठवां संप्रत्यय अधिगम, सातवां सिद्धांत या नियम अधिगम और 8वां समस्या समाधान अधिगम। ठीक है ना, एक बार घर पे जाके जरूर पढ़ेंगे, घर पे पढ़ लेंगे फिर दोबारा समस्या नहीं आएगी। ठीक, फिर पूछना है जी। देखिए क्या लिखा है, शाब्दिक मतलब शब्द पे, और साहचर्य माने क्या होता है, उदाहरण। उदाहरण प्रस्तुत करते समय शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए ना, अगर शब्द ही नहीं होगा तो उदाहरण बनेंगे या उदाहरणों को हम समझा पाएंगे? मैं बताया था आप सभी लोग यहाँ पे शिक्षक हैं कि नहीं? हाँ, अच्छा, समस्या समाधान, हाँ इस वाला हर काम हर बात जानवरों के परिप्रेक्ष्य में नहीं। देखिए क्यों, अब कहेंगे कि सर पढ़ना था मनुष्य पे, मनुष्य को, लेकिन प्रयोग प्राणी पे क्यों किया गया, प्राणी अर्थात जानवरों पे क्यों किया गया? अगर मान ली मनुष्य पे प्रयोग कर रहे हैं, अब मनुष्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, कोई घटना का शिकार है, कौन जिम्मेदार होगा? अब बताइए, आपको बायोलॉजी अगर कोई पढ़ा होगा तो वही इंजेक्शन पहले बंदर या मेढक या चूहा को लगाया जाता है। अगर वह उसको सह लेता है तो मानते हैं कि कुछ सेल ऐसे हैं जो मनुष्य के बॉडी में वैसे ही पाए जाते हैं। सेम क्रिया प्रस्तुत में क्या लिखवाए थे, कुछ ऐसे अच्छी क्रियाएं हैं जो मनुष्य और जानवरों में क्या होती है, सेम होती है। बात समझिए ना, तो अगर उस पर प्रयोग करके यह बात सिद्ध होती है, सोचिए कि बिना दिमाग वाला व्यक्ति, बिना दिमाग वाला प्राणी अगर सीख ले रहा है प्रयास करके, तो जो बुद्धिजीवी होगा अभी तो प्रयास करके सीख पाएगा। बस यह सिद्ध करना चाह रहे हैं। अगर प्राणी पर हम पे प्रयोग कर दिए, पकड़ के ले जाए, पहले हम खुद हमारे ज्यादा खोजे लगी हैं, बस में गई ना, 3 दिन से ले आए, पता नहीं कौन प्रयोग करते हैं उस लड़का पर, बस में गई। ऐसा कोई आप बताइए, नहीं ना हो पाएगा। जानवर पे करने का मतलब उस पे किसी प्रकार का हताहत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप रात भर में कितना मच्छर मार देती होंगी, है कि नहीं? लेकिन कोनो केस होती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, अपन हमके मार के दिखाइए ना एक बार। ठीक, ऐसा जेल होगा कि फिर दोबारा उम्र कैदे होगा, उससे पहले नहीं छूटेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इसलिए करके बताया जाता है कि उस बात से बाकी चीजों में बाकी पर हम सिद्ध कर सकते हैं। बात समझिए ना, क्या पूछ रही थी आप? शाब्दिक साहचर्य अधिगम के अंतर्गत शब्द पे जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वह उदाहरणों का चयन सही होना चाहिए। जैसे मैं बताया था ना, सभी लोग यहाँ पे शिक्षक हैं, अभी कुछ लोगों को बुला देंगे, शब्द उनके अंदर अच्छे हैं तो अच्छा से आके अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी को शब्द का ज्ञान तो है लेकिन शब्द चयन करने की क्षमता नहीं है तो वह व्यक्ति ज्ञान का प्रदर्शन आके नहीं कर पाएगा। देखे होंगे कभी कभी कोई टीचर आता है, कहते हैं पीएचडी के धारक हैं, फिर भी वह आते हैं तो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनको शब्द चयन करने में क्या रही होगी, कमी रही, कठिनाई हो रही होगी। और शब्द चयन जहाँ करने आ जाएगा तुरंत आपको क्या हो जाएगी, आसानी से समस्या का समाधान कर लेंगे। यह सिर्फ एक बात पे नहीं है, यह क्रम है। इस तरीके से बच्चे का विकास, बच्चे की चीजों को हम गहने के आधार पर क्या कर सकते हैं, अधिगम करा सकते हैं, मतलब सीख या सिखा सकते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? कोई दिक्कत? चलिए गहने समाप्त। ठीक, हाँ, चेतन और चेतना दोनों एक ही चीज होती है। चेतन शक्ति और चेतना दोनों में है एक ही। आपको जब व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। शांत रहिए।
तो वहाँ पर मैं इद, ईगो और सुपर ईगो, उसी को हिंदी में बोलते हैं ईद, अहम और परा अहम। वास्तविक का संबंध, जो चीज़ें दमित हो जाती हैं उसका संबंध, और जो चीज़ें हम आगे पूर्ति करना चाहते हैं जो दमित हो गई उसका, ये सभी संबंध ईद, अहम और परा अहम से हुए। उसी में चेतन होता है, अचेतन होता है और अर्धचेतन होता है। इसी का छोटा हिस्सा जब मनोविज्ञान की शुरुआत किए थे तो मैं बताया था, विलियम जेम्स ने कहा था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना को उन्होंने कहा था कि प्रेजेंट ऑफ माइंड व्यक्ति का 1% ही काम कर पाता है और बाकी चीजें क्या कर जाता है। तो अध्ययन हम अधिक पे करते हैं, कम पे नहीं करते हैं। बात समझ गए ना? इसीलिए उस बात को क्या मान लिया गया था, और उसी को फिर चुरा लिए कौन, फ्राइड साहब, और ले जाके कहाँ पे सिद्धांत दे दिए, व्यक्तित्व में। ठीक, तो बताएंगे तो आपको क्लियर कर देंगे वहां पे। मिटा दूं और कोई? चलिए अगला कौन सा पढ़ना है? अच्छा हाँ ठीक है, वही बता देते हैं। तो एक सवाल आता है वहां से, इसी में लिखिएगा, हेडिंग लिख लीजिएगा, गहने के अनुसार सीखने की परिस्थितियां शोर नहीं। देखिए अगली कंडीशन, अगर ऑप्शन में यह नहीं दे तब भी यह सीखने की परिस्थितियां हर जगह काम करेंगी। एक सवाल यहां से भी एग्जाम में आता है, ठीक है ना। सबसे देखिए, कुल गहने की परिस्थितियां कितने तरीके से होती हैं, 6 होते हैं ना। परिस्थितियों के आधार पर 3 कॉलम में लिखेंगे। एक होता है क्या, उद्देश्य। ठीक, शांत रहिए। पहला उद्देश्य होता है ज्ञान, दूसरा होता है बार बार कर शोर हो रहा है भाई, काहे लिए बेवजह का मतलब। हाँ ठीक है, बता रहे हैं आपको। देखिए मैं बता था ना कि सीखने की सिर्फ परिस्थितियां, उद्देश्य आएगा वहां पर तो आप इसको चयन करेंगे। लेकिन अगर इसका संबंध उसके सीखने से है तो वह कुल 8 चरणों में कंप्लीट होता है। ठीक, नहीं लिखना चाहते यहाँ से मिटा लीजिए, इसको मत लिखिए, ऐसे लिख लीजिए बस। ज्ञान, बोध, बता रहे क्वेश्चन कैसा आएगा। अगला होगा शांत रहिए, विश्लेषण। संश्लेषण और अंतिम होगा, अभी आगे लिखवा रहे हैं, बस इतना से जानिए। यहां से 1 नंबर का सवाल एग्जाम में आता है, बात समझिए ना। और क्रम ब्लूम का जो पूछता है, 3 पक्ष होते हैं उसमें, ज्ञानात्मक भाव है, क्रम से जो पूछता है, ये जानते हैं किससे पूछता होगा, 2 चीजें, एक मॉरिसन का पूछता है, समझ रहे हैं, और ब्लूम वाले में 3 ही होता ही है। ब्लूम का 3 होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ब्रूनर का नहीं है, ठीक है, दिखा दीजिएगा। चल देखिए क्या यहाँ पे उद्देश्य में, शांत रहिए। सबसे पहला है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और देखिए यह क्रम में भी इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे आप। अगर चेंज कर दिए तो 1 नंबर गया। और देखिए पहला ऑप्शन छोड़ता भी नहीं एक को, समझ लीजिएगा। पहले ऑप्शन में ज्ञान तीर ऐसे बनाएगा, बोध ऐसे तीर बना के सब लिखेगा, एक ऑप्शन हो गया ना। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, इसी में क्रम को क्या करेगा, बार बार कभी विश्लेषण को, संश्लेषण को पहले, विश्लेषण को बाद में लिख देगा, कभी ज्ञान के बाद डायरेक्ट अनुप्रयोग लिख देगा,
क्रम क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। समझे कैसे होता है? अब तक हम लोग यही जानते थे ज्ञान का मतलब होता है बोध, बच्चों को यही बताया जाता है। बोध माने क्या होता है? ज्ञान, और ज्ञान माने क्या होता है? दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। ये होता थोड़ी, जहां जब आप ब्रॉड नॉलेज लेंगे तो उसमें भी आपको अंतर नजर आने लगेगा। मैं बताया था ना, सामान्यतः हिंदी में वर्ण और अक्षर की बात करेंगे तो दोनों लगभग बहुत लोग एक ही बताते हैं कि वर्ण और अक्षर क्या है? एक है। लेकिन अगर वास्तविक देखा जाए तो दोनों क्या है? अलग अलग। वर्ण का क्षरण किया जा सकता है जबकि अक्षर का अपने नाम में ही वो है अक्षर। अ माने क्षर माने क्षरण, जिसका क्षरण नहीं हो सकता उसी को हम क्या बोलते हैं? सब समझेंगे। अर्थात ज्ञान जैसे जैसे आपको वृद्धि होती है वैसे वैसे चीजें पता होती हैं। ज्ञान क्या था? इनकेस मैं कहूं कि अरे शिक्षक बनने के लिए टेट और सुपर टेट क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी आप शिक्षक बनेंगे, यह क्या है? बात समझिए ना। लेकिन एक बार बोध हो गया आपको कि टेट के बाद सुपर टेट पास करने से नहीं मतलब है, उसमें मेरिट और एकेडमिक मेरिट का भी समान होना, और तब हमको बोध हुआ कि हम कहा है कि बीएड कर लिया नहीं, चाहे बीटी से कर लिया नहीं। ज्ञान इतना था आपको कि टेट और सुपर टेट क्वालिफाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे, लेकिन बाद में यह बोध हुआ कि सुपर टेट बस क्वालिफाई होने से नहीं मतलब है। बात समझिए, उसमें आपको एकेडमिक मेरिट का भी अच्छा होना जरूर। यह क्या हो गया? आपको बोध हो गया। उसके बाद क्या हो गया? अनुप्रयोग। अब उस बोध हो गया तो आप उसका यह जो रोज रोज आ रहे हैं क्या कर रहे हैं? अनुप्रयोग कर रहे हैं। अनुप्रयोग किस रूप में हो रहा है? रोज का रोज विस्तृत रूप में, एकदम तोड़ तोड़ के खंड खंड में हो रहा है। और जब एक टेस्ट लिया जाता है या एग्जाम लिया जाता है तो एग्जाम में जो, अब सोचिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक बहुत ब्रॉड, लेकिन 10 नंबर सुपर टेट पढ़ रहे हैं ना, बाल मनोविज्ञान उतना ही पढ़ेंगे जितना आप टेट में पढ़े हैं। लेकिन सोचिए टेट में बाल मनोविज्ञान पूरा पढ़ते कितना नंबर आया था? 30 नंबर, और अब उतना ही पढ़ कितना आएगा? 10 नंबर है। अर्थात विश्लेषण रूप में वही है, विश्लेषण रूप में हमने किस रूप से आपका बात कर रहे हैं? जो सवाल आएंगे, प्रश्न आएंगे, वो किस संश्लेषित होंगे, और उसमें से भी 10 नंबर में से भी 4 गलती हो गई तो कौन नंबर आया? अर्थात आपका क्या हो गया? बात समझिए ना। बहुत लोगों को लगता है संश्लेषण पहले होना चाहिए, नहीं, पहले विश्लेषण होता है, उसके बाद क्या होता है? विश्लेषण का मतलब होता है विस्तृत जानकारी, और संश्लेषण माने क्या होता है? सूक्ष्म। बात समझिए ना। चलिए, जैसे इन केस अब कहेंगे विश्लेषण संश्लेषण में अगर एक सवाल आता है, आपको देखिए गद्यांश आता है ना, कभी कभी गद्यांश में देखता है उसमें लिखता है इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, आता है ना। अर्थात जब तक उस शीर्षक तब बता पाएंगे जब उस पूरे सारांश को किस रूप में पढ़ेंगे। और जब विषय ऊपर तो क्या पूछ रहा है आपको, मतलब उसी का लघु रूप पूछ रहा है कि आप इसका क्या ट्रिक दें। 4 ऑप्शन रहेगा, जिसको पढ़ने से जो आपको सटीक लगेगा उसको क्या कर देंगे, मतलब सबमिट कर देंगे, मतलब उसको आप ट्रिक कर देंगे। बात समझिए ना, इसमें कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे इसके बाद, लिखिएगा अधिगम परिस्थितियां, दूसरा कॉलम बनाइएगा और लिखिएगा अधिगम परिस्थितियां। ज्ञान के अंतर्गत कितना है? ज्ञान के अंतर्गत आपका होगा 3 होगा। पहला होगा संकेत, अधिगम, क्रम से वही 8 हैं। उसके बाद और तीसरा है देखिए, यह तीनों जो है वह किसके स्थान में आते हैं? ज्ञान के अंतर्गत में आते हैं। और तीनों जो होते हैं वह आपको क्या ऑप्शन लिखा है? शिक्षण का, मतलब किस स्तर पर शिक्षण कराया जाना चाहिए। इन तीनों का जो स्तर होता है वह किस स्तर होता है? स्मृति स्तर होता है। पर कैसे अभी बता रहे हैं। बोध पे एक लो आएगा, बोध पे क्या आएगा? शाब्दिक साहचर्य, अधिगम,
अनुप्रयोग पे दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुभेदन या विभेदन अधिगम। विश्लेषण पे संप्रत्यय, है ना, प्रत्यय संप्रत्यय एक के बतिया है। संश्लेषण आपका संप्रत्यय का हो जाएगा सिद्धांत या नियम अधिगम, और मूल्यांकन में आपका हो जाएगा समस्या देखिए इसमें आपको बता बोध स्तर पे भी दो होगा ना, 3 होगा। शाब्दिक बहुभेद संप्रत्यय, यह तीनों जो होगा वह क्या होगा, बोध स्तर का होगा, और यह दोनों होगा कैसे समझिए अब, यह कुल है, यह जो क्रम है, यह परिस्थिति है, यह किसके आधार पे है, गणने के आधार पे। इसके आधार पे जो आपके उद्देश्य बताए गए हैं, उस उद्देश्य के आधार पे किस स्तर पे शिक्षण कराना बच्चों को चाहिए, अधिगम कैसे कराएंगे। पहला लिखा है ज्ञान। ज्ञान में संकेत, संकेत समझ रहे हैं ना, आपको मैं बताया था नॉर्मल ले लीजिए, संकेत का एक और अर्थ ले लीजिए। स्काउट किए सब लोग ना, स्काउट वाले में अब नहीं किए तो हम क्या करें, स्काउट अगर इसका आप देखोगे उसमें कुछ संकेत दिए गए होंगे, वही ना लास्ट दिन में जब आपको कहा जाता कि इस जगह से उस जगह पे आप जाएंगे, बोला था ना, तो वहां पे जाने के बाद कहा जाता कि आपको वहां पे संकेत मिलेंगे, जो संकेत ब्लॉक वाला होगा वहां से मुड़ जाएंगे आप। अभी नहीं कि सीधे चले जाएंगे तब्बो बीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, ठीक है, ये काम नहीं, ठीक है ना। तो वहां सामने पहाड़ बगल से अगर मान लीजिए ऐसे कहीं दिख रहा है, अगर कहीं ऐसे दिख रहा है, तो अब इसका मतलब है कि आपको रुक जाना है, रास्ता क्या कर देंगे आप। अगर कहीं पे ऐसे सिंबल बना है जिसका मतलब प्रोहिबिटेड, मतलब हिंदी का होला निषेध, हाँ, मतलब कि यहाँ पर हाँ डू नॉट यूज मोबाइल फोन्स, ठीक, देखिए हम नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक, चलिए देखिए। तो यह होता है आपका संकेत अधिगम, संकेत दिया गया है, बात समझिए ना। संकेत का अर्थ से ही पता चल गया, जैसे देखे होंगे बीच में कोरोना वाला चल रहा था, किसी को हुआ था, ठीक, अच्छी बात है आपको, अच्छा हाँ, तो कंडीशन देखिए वहां पे, तो आप जब मास्क लगाते तो वहां तुरंत वो लिखा होता था, तुरंत मास्क लगाइए, उसके बाद क्या होगी, एंट्री होगी कहीं जाने के बाद। मतलब अब कैमरा चल रहा है तो क्या बोले, जाने दीजिए, मतलब हम मास्क लगाइए ना कहीं पूरा बात में, ठीक, पता नहीं कट कर देंगे, हमारे ये हाथ में है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि क्या हुआ कि मतलब अपना हाथ होता था, घर से बाहर वो निकलते थे, तब गमछा लेके चलते थे चलिए, तो वही था, मैंने पता नहीं क्या अपना क्या करते रहे। उनमें एक फायदा होता था मास्क वाले में कि केहू केहू से भेंट कर चिन्हाना, अगी ना। चलिए आगे देखिए संकेत अधिगम, ठीक, उस सागर जी से पूछना पड़ेगा चलिए आगे देखिए, संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, और तीसरा क्या है, श्रृंखला अधिगम। ये तीनों जो होगा बच्चे को क्या होता है, ज्ञान होता है। किसी वस्तु को देखेगा, उस पर अनुक्रिया करेगा, तब कब करेगा, जब ज्ञान होगा, बात समझिए ना। जैसे मैं बताया था, सामान्यतः मैं बताया था कि इनकेस को डीएम साहब आके बैठ जाए और डीएम साहब को पते ना आज तक देखबे ना क्यों, दिस इज डीएम, बात समझिए ना। आप बैठेंगे तो आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उनको देख कर वो आपके लिए किसका काम करेंगे, आपको रिएक्शन करेंगे, लेकिन जैसे ही ज्ञान हो गया कि दिस इज, तुरंत आप खड़े हो जाएंगे, बैठिए सर क्या हुआ है, सारी चीजें करते हैं कि नहीं करते हैं, बात समझिए ना। जैसे यहीं पर पुलिस वाले बैच में भी आप लोगों में भी 2 लोग बीच में आते थे, एसआई हैं लोग, ठीक, यहाँ पे दरोगा हैं, थाने पे आते थे नॉर्मल, और उस दिन देखे होंगे आप लोग जिस दिन महिला वाला आई थी 1090 पे,
आप लोगों को बताने के लिए, ठीक। तो वहाँ पे देखिए जो बैठ के पढ़ते थे वो आए थे कि नहीं वहाँ पे। तो अब देखिए जब आपको नहीं ज्ञान था तब कहाँ से आवेला, बात समझ गई ना। और जब ज्ञान हो गया तो थोड़ा सा आपके व्यवहार में तुरंत क्या हो जाएगा, अर्थात क्या हुआ आपको बताइए। उद्दीपक को देख के अनुक्रिया कर रहे हैं आप, और क्रम वाइज चीजें जो होती है कैसी हो रही है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से, ठीक है ना। तो श्रृंखला अधिगम कहलाता है। अब कहेंगे बोध, बोध क्या होता है किसमें, शाब्दिक साहचर्य में होता है। जब तक शब्द का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप किसी प्रकार के उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाएंगे। और यह तीनों जो है किस स्तर पर होते हैं, ज्ञान कहाँ से होता है, कपारे में कि दिमाग में, ब्रेन में होता है, कपार में नहीं। अच्छा कपार में दिमाग रहता है पूरा कपार है। और जो सिर होता है वो दो भाग में बटा होता है, एक अग्र होता है, एक पश्च होता है। हम लोग सोचते किससे हैं, पश्च वाले से। जब कभी आपको देखेंगे फिल्म में धारावाहिक देखें आप लोग, पीछे से कोई आके मार देता है, गिर जाता है, बात समझिए ना। आज जगता है तो कहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या उसकी चली जाती है, याददाश्त चली जाती है, और फिल्म बन जाती है हीना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, है ना, ठीक। हाँ अरे भाई पायलिया तुझे पुकारे, इसी में है। इतनी दीवानगी बा। चलिए जो भी हो, बोध के अंतर्गत शाब्दिक साहचर्य अधिगम और अनुप्रयोग में होता विभेद। जब तक आप अंतर करेंगे तभी ना अनुप्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यह मार्कर है और यह पेन है, दोनों में अंतर कैसे पता चला बताइए। अच्छा इमोट है लिए, फिर वही बात। हाँ इसलिए कि इरेजेबल है, मार्कर इरेजेबल है, प्लस इसको हम नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे ऐसी चीज़ों पर तभी उसका वर्क होगा। सारी चीज़ इस पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंडीशन इस पर आपने लिख दिया। अब पेन को आप चलाइए स्मूथ सरफेस पे, पेन में आगे क्या लगा होता है बताइए, छर्रा, ठीक। अब इसको चलाइए स्मूथ में, चल रहा है, निकलेगा नहीं, डरिए मत। अर्थात यह हो गया कि ये अंतर पता चला। क्या किया हम अभी बताइए, और अनुप्रयोग किए तो तुरंत क्या पता चल गया। और यह हो गया। अब विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज। यह जो होता है वन यूजेबल है, बात समझिए ना। लेकिन यह क्या है, मल्टीपल यूजेबल है। मतलब एक बार हम इसको यूज लिया हमने तो कई बार इसको हम स्याही डाल के यूज कर सकते हैं, जबकि इसको हम क्या कर सकते हैं एक बार। यह क्या हमने बता दिया, कौन इसमें है जो रिफिल लगवाता था बता दीजिए ना। 1% भी लड़का बता दे जो हम रिफिल इस्तेमाल करते हैं, कोई नहीं। मैक्सिमम लोग पहला लिखो फिर को इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्या करें, नहीं मिलता है। हाँ शांत रहिए, यूज है कहाँ अब कहाँ बताएं ज्यादा, बोलिए। ठीक, होने को तो क्या नहीं है धरती पे, आप बताइए। पहले के जमाने में लोग सारी चीजें खाना का, आज गोदा ना मिलती पीपरे का तन खाना तन देखिए, बताइए। पहले के लोग पीपल का गोदा खाते थे, बताइए। तो हम ना लिखम, फिर हम ना रिफिल बदलब, ठीक है। मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैंने अच्छी दुकानों पे जाएंगे तो वो भाई सब नॉर्मल दुकान पे नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, संप्रत्यय। जब विश्लेषण कर लिया आपने ना तोड़ के बाद, तो आप में क्या बन गया, संप्रत्यय बन गया। मैं बताया था सिंपल तरीका। इसको मैं बोलूँ कि तन खोल के दिखाइए, तो अगर आप इसे जो नॉर्मल ढक्कन खोलते हैं आप लोग वैसे खोलेंगे तो खुलेगा, ये उल्टा खुलता है। इसको इधर की तरफ ये देख कसा गया, इधर कसा गया ना। जैसे दिस इज बोतल, इसको खोलिए, देख खुल रहा है, इधर खुल गया कि नहीं खुल गया, ठीक। और अब देखिए क्या हो गया, इसको इधर खोलिए, खुलेगा नहीं। इसको देखिए इधर खोल रहे हैं, देखिए खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, क्या है ये बताइए, क्या बता दिया हमने। अब कभी भी यह परिस्थिति आएगी तो जो आजमाएंगे आप, तुरंत आप कहेंगे दिस इज ऐसे खुलेला,
सुना की बात। अर्थात यह क्या बन गया संपर्क, यह तीनों जो है तब पता चलेगा जब आपको क्या होगा, बोध होगा। जब तक बोध नहीं था तब तक चीजों में नहीं अंतर कर पा रहे थे। अब हम बात करेंगे किस पे, संश्लेषण पे और मूल्यांकन पे। संश्लेषण उसका संक्षिप्त रूप होता है, मैं बता, उदाहरण कठिन होता है कि नियम? उदाहरण, नियम तो आसान है भाई, उदाहरण कठिन होता है, नियम आसान होता है। शिक्षण सूत्र में लिखवा है क्या, विशिष्ट से सामान्य को लिखवा है, पढ़े हैं। विशिष्ट क्या होता है, उदाहरण, और सामान्य क्या होता है। हम एक ठो बता दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह नियम हो गया। एक सवाल दिए, फटाक से रखेंगे आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सा अंतर कर दिए तनी ना, उदाहरण करना। आप जो अंकगणित पढ़ते हैं ना, अंकगणित में नियम लगा के सब सवाल कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि हम अब तक क्या पढ़ते हैं, बीजगणित नियम पे पढ़ते आए हैं, रेखा गणित नियम पे पढ़ते आए हैं, और अंकगणित में हम क्या लगाते हैं, उदाहरण लगाते हैं, मतलब एक्सटर्नल माइंड लगाते हैं। अर्थात वह किस स्तर पे है, और चिंतन किसके द्वारा किया जाता है, बौद्धिक क्षमता के अनुसार। आपकी जितनी बौद्धिक क्षमता होगी उतना आप क्या कर पाएंगे, समझ आ रही है बात। अर्थात आपका नियम अधिगम जो होता है वह संश्लेषित रूप होता है, इसके द्वारा हम चीजों को क्या करते हैं, सीख जाते हैं, परिवर्तित करते हैं। अगला क्या होता है, अंतिम, सबको पता है, सवाल हमने पढ़ा दिया, एग्जाम में आया, सवाल का आंसर आपने लिख दिया, अर्थात आपकी समस्या क्या हो गया, अर्थात वो सवाल भी किसके आधार पे किए होंगे आप, 2 में 4 ऑप्शन में से चारों ऑप्शन सोचे होंगे ना, अर्थात यह क्या कहलाएगा, चिंतन कहलाएगा। बात समझ गए ना, यही कहलाता है कौन सा, चिंतन स्तर के अंतर्गत। अब समझिएगा, यहां से यह तो पूछेगा एग्जाम में, बता दिए क्रम, बात समझ, यह आपके एग्जाम में बहुत कम पूछता है, ठीक। लेकिन सबसे अधिक और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एकदम क्रम से पढ़ जाइए, रट जाइए। 2 टॉपिक 2 नंबर का सवाल सुपर टेट में दे के जाएगा, बात समझ गए ना। और जिसको लग रहा होगा, सुन रहे हैं बात, जिसको लग रहा हो कि हर बार आता है, इस बार नहीं, मैं उम्मीद दिलाता हूँ इस बार भी आएगा। और जहाँ पे मैं बोल दूँ कि आएगा, उसको ही मत सोचिएगा कि फिर पढ़े जाए कि नहीं, एकदम रट जाइए, बात समझ। अब कहिए मैं, हाँ जैसे ये दे सकता है कि जैसे वहाँ दे दिया ना कि उद्देश्य ज्ञान के अंतर्गत गहने के कौन सा सोपान अंतर आता है, इसमें से एक दे देगा और बाकी 3 ऐड कर देगा, तो कौन आता है, तीनों में से जो एक ऑप्शन जो दिया होगा दे सकता है, ठीक है ना। तो आपके अगली कंडीशन नोट्स में भी बखूबी लिखा गया है, यहाँ भी लिखवा दिए, लिख नोट कर ही लिए होंगे आप लोग। कोई पूछना है इसमें, कोई समस्या, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, ठीक। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कोई सवाल नहीं है, हम करें तब, हाँ तो जानते ही हैं।